Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, we are continuing our lecture of monosaccharides, its structure and reactions. So, let's see. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिंग फॉर्म कैसे बनती है, हीमासीटल्स और हीमेक्टिटल्स के ज़रिए से बनती है. ठीक है, तो अब एक और स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर कह रहे हैं या रिंग फॉर्म जो है, दो टाइप की रिंग फॉर्म्स होती हैं. एक होती है आपकी पायरान फॉर्म और एक होती है आपकी फ्यूरान फॉर्म. पायरान फॉर्म जो है वो आपकी इस तरीके से होती है और फ्यूरान फॉर्म आपकी होती है इस तरीके से. थोड़ा सा हम पायरानॉस को हम देख चुके हैं, पायरान फॉर्म बनती कैसे है वो भी हम देख चुके हैं. थोड़ा सा हम फ्यूरान फॉर्म कैसे बनती है उसको भी देख लेते हैं. एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पायरान फॉर्म होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6. और फ्यूरान फॉर्म 1 2 3 4 एंड 5. तो पायरान जो होता है रिंग वो 6 मेंबर्ड होता है और जो फ्यूरान रिंग होता है वो 5 मेंबर्ड होता है. ग्लूकोपायरानॉस का स्ट्रक्चर मैं क्लास लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हुई हूँ कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से रिंग बनता है. अब हम फ्यूरान रिंग को देख लेते हैं. फ्यूरान रिंग कैसे बनता है, तो इसकी एग्जांपल हमने ली है शुगर की डी फ्रुक्टोज. ठीक है, आपका फ्रुक्टोज जो है एक कीटोज शुगर है. ठीक है, तो जब ये आपस में होगा तो जो 5th कार्बन है ये रिएक्ट करता है 1st कार्बन के साथ इस तरीके से. ये 5th कार्बन है, ये अटैच होगा, ये इस तरीके से होता है. बीच में एक आपका जो ऑक्सीजन है वो डबल फॉर्म वो आपका बॉन्ड बनाता है 2nd कार्बन के साथ. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रिंग बनता है. यहाँ से ये अटैच होगा 2nd कार्बन के साथ. ठीक है, तो आपका ये 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd 4th 5th, ये 6th कार्बन और ये 5th का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होगा इसके साथ. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से फिर फ्यूरान रिंग बनता है. इसमें हमारा जो पायरान रिंग है उसमें रिएक्शन होता है 5th कार्बन का रिएक्शन होता है आपके 1st के साथ. तो यहाँ पे आपका जो है 5th कार्बन का रिएक्शन हो रहा है 2nd के साथ. ठीक है, तो ये आप किस तरीके से रिंग बनेगा. बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में ये आपका जो है प्राइमरी अल्कोहल नीचे आएगा और अल्फा में प्राइमरी अल्कोहल ऊपर आ जाएगा और ये आपका बाकी रिएक्शन इस तरीके से होगा. ठीक है, दैट्स योर फ्यूरान रिंग. ये बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, इसमें आपका प्राइमरी अल्कोहल नीचे है और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में प्राइमरी अल्कोहल आपका ऊपर होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका नीचे होता है. ठीक है, तो ये है आपका किस तरीके से आपका फ्यूरान बनता है. हीमीकीटल जो है वो इस तरीके से बनता है. अल्कोहल ग्रुप जाके अटैच होता है यहाँ पे कीटोज के साथ. ठीक है, तो ये आपका कीटोज का फॉर्मूला था. ठीक है, तो जब ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा तो आर और आर ये तो वैसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्डेड था ऑक्सीजन के साथ, तो आपका ओ और आर इधर आ जाता है और ये वाला जो एच है ये जाके अटैच हो जाएगा इधर और इस तरीके से हेमीकीटल बन जाता है. ये याद रखिएगा कि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर रिएक्शंस होते हैं. तो फ्यूरानोज रिंग में एनोमेरिक कार्बन हमारा 2 है. ठीक है, म्यूटर रोटेशन मैं आपको बता चुकी हुई हूँ. इंटरचेंजेबल फॉर्म्स जो होती हैं अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स की, उनको हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं. ठीक है, अल्फ़ा और बीटा साइक्लिक फॉर्म्स फॉर एग्जांपल अगर हैं, अल्फ़ा बीटा साइक्लिक फॉर्म सिंपली ये थी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है या नीचे है. तो अगर उनकी ये साइक्लिक फॉर्म आपस में चेंज हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर या नीचे चला जाए, तो उसको हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं.
द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो एनोमर्स क्या हैं, वो अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म्स हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन ओनली अराउंड C1 नोन एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो है वो आपका हेमी एसिटल होता है। एनोमेरिक कार्बन वो होता है जहाँ पे आपका जाके रिएक्शन होता है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म जब बनती है तो जिस कार्बन पे जाके रिएक्शन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच होता है उस, और जहाँ पे हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, तो ये कन्फिग्रेशन जो है सिर्फ C1 पे डिफर हो रही होती है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो in case of enomer, the hydroxyl group held by anomeric carbon is on the opposite side of hydroxyl group CH2OH of sugar ring. The reverse is true for beta enomer. The enomers differ in certain physical and chemical properties. तो ये आपकी जो हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, ये एनोमर्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो वो वाला कार्बन जहाँ पे हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है वो वाला कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है नीचे है या ऊपर है। तो अगर तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्यूरेनोज रिंग में नीचे होगा तो वो आपका अल्फ़ा होगा रिंग, और अगर वो ऊपर होगा तो वो आपका बीटा होगा। म्यूटर रोटेशन पे आ जाएं, ये एनोमर्स हो गए। अब म्यूटर रोटेशन पे आ जाएं। तो म्यूटर रोटेशन, इसको मैंने लास्ट टाइम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था। इसको अब हम देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है। म्यूटर रोटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अच्छा, म्यूटर रोटेशन ये है सिंपली कि अगर आपका मिक्सचर है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ फॉर्म्स आपकी अल्फ़ा फॉर्म्स होती हैं और कुछ आपकी बीटा फॉर्म्स होती हैं, तो वो आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं अनटिल वो एक मिडल पॉइंट अचीव कर लेती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम ले आती हैं। ठीक है, तो आधे सॉल्यूशंस आपके अल्फ़ा फॉर्म में होंगे, आधा आपका बीटा फॉर्म में होगा, डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरीके से वो सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम लेके आते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा, अगर हम इनकी रोटेशंस देखें, मैंने आपको ऑप्टिकल शुगर की ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई थी, राइट। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ा और बीटा दोनों की डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशंस होती हैं। द स्पेसिफिक मतलब ये कि अगर लाइट पास होगी मीडियम में से तो वो राइट मूव करेगी या लेफ़्ट मूव करेगी, इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा की डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशंस होती हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज को ले लें, सॉल्यूशन में अगर हमारा ग्लूकोज हो तो उसमें अल्फ़ा ग्लूकोज की जो रोटेशन होती है वो प्लस 112.2 डिग्री होती है, जबकि बीटा ग्लूकोज की रोटेशन पॉजिटिव 18.7 डिग्री होती है, और जब ये इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं तो प्लस 52.7 डिग्री जो है ये इनका इक्विलिब्रियम है, ताकि एक कांस्टेंट आ जाए, ताकि जो रोटेशन आपकी हो रही है वो एक कांस्टेंट तरफ, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में रोटेशन हो। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो आपके लिए याद करना आसान होगा। अल्फ़ा डी ग्लूकोज की रोटेशन है प्लस 112.2 और बीटा डी की है प्लस 18.7। जब ये आपस में इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, ठीक है, आधे अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ बीटा डी ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर लेके आएँ और एक स्पेसिफिक जो है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो, तो वो होती है आपकी प्लस 52.7। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन जो होगी वो इसकी D20 होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर तकरीबन 63% बीटा एनोमर्स होते हैं और 36% अल्फ़ा एनोमर्स होते हैं। ठीक है, और 1% ओपन चेन फॉर्म होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सॉल्यूशन देखें और फॉर एग्जांपल हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं या ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक स्टेबल होने के लिए
काफ़ी हद तक जो चेन फॉर्म में ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, वो आपस में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और कुछ फिर भी चेन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर चेन फॉर्म में भी ग्लूकोज होगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ग्लूकोज होगा, लेकिन चेन फॉर्म में काफ़ी कम होता है, तकरीबन 1% होता है, ठीक है। In aqueous solution, the beta form is more predominant due to its stable conformation. The alpha and beta forms of glucose are interconvertible, which occurs through a linear form. इंटरकन्वर्टेबल हैं। एक्वस सोल्यूशन में बीटा फॉर्म ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, या आप कह लें उसकी जो कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा अल्फा और बीटा फॉर्म जो हैं आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये अपनी स्टेट जो है कन्वर्ट कर लेती हैं। म्यूटर रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, अगर हम फ्रुक्टोज की म्यूटर रोटेशन देखें तो पायरेनोज रिंग कन्वर्ट हो जाता है फ्यूरेनोज रिंग में, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट हो जाता है 5 मेंबर्ड रिंग में, क्योंकि फ्रुक्टोज के लिए 5 मेंबर्ड रिंग, कीटोज शुगर है ये, ठीक है, तो कीटोज शुगर के लिए 5 मेंबर्ड रिंग जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड फ्रुक्टोज हैज़ अ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो -92 डिग्री है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। टॉटोमेराइजेशन या एनोलाइजेशन, इसमें आपकी जो टॉटोमेराइजेशन या एनोलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये होता है जब हाइड्रोजन एटम एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम में चला जाता है, ठीक है। मतलब एक कार्बन जो है अपना एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर देता है या दे देता है दूसरे कार्बन को, तो उस प्रोसेस को हम एनोलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सिर्फ तब होता है, या ये प्रोसेस सिर्फ उन शुगर्स में होता है जिन शुगर्स के अंदर एनोमेरिक कार्बन होता है। और एनोमेरिक कार्बन क्या था? एनोमेरिक कार्बन वो था जहाँ पे आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे आपका हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसको मैं आपको फिगर से समझाती हूँ होता क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें आपका जो ग्लूकोज है वो आइसोमराइजेशन से अंडरगो करता है और डी फ्रुक्टोज और मैनोज बना देता है। आइसोमराइजेशन क्या थी? आइसोमराइजेशन थी वो शुगर्स जिनमें जो आपस में सिर्फ एक कार्बन भी जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी सारा स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स जब बन रहे होते हैं तो इनकी एक कॉमन इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसको हम एनिडियोल कहते हैं। एनिडियोल्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं और शुगर्स एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसलिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। इनको हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब आपका ये ग्लूकोज है, ठीक है। पहले 3 कार्बन्स हैं, नीचे R का मतलब है कि चेन चलती आ रही है 6 कार्बन तक। तो हर जगह R का मतलब ये है कि रिजल्टिंग जो नीचे बाकी 3 कार्बन्स थे वो सेम है, ठीक है। हम ऊपर वाले 3 कार्बन्स को देख रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में रिएक्शन हो रहा होता है। अच्छा, डी ग्लूकोज में आपका जो है ये इसी तरीके से रहता है। डी फ्रुक्टोज में आपका यहाँ पे आपका वो होता है आपके लिए कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और डी मैनोज में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी साइड पर है। अच्छा, अभी हम डी ग्लूकोज को देखते हैं। डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, डी मैनोज जब इन्होंने कन्वर्ट होता है आपस में किसी और दूसरे स्ट्रक्चर में, तो बीच में जो सिंपल एक कॉमन स्ट्रक्चर बनता है वो यही है, और इससे आपका कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, मैनोज भी, फ्रुक्टोज भी और ग्लूकोज भी। तो हम एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन आपका आ जाता है इधर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आपका कट जाता है और ये हाइड्रोजन आपका आ जाता है इधर,
ठीक है, और डबल फॉर्म जो है यहाँ पे बन जाती है, और ये आपका ये एनिडियोल हो गया। ठीक है, इसके बाद मैनोज को अगर हम देखें तो मैनोज में H आपका आ जाता है इधर, ठीक है, और O आपका आ जाता है इधर, और यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा डबल फॉर्म और बीच में आ जाएगा डबल रिंग। फिर फ्रुक्टोज में अगर आप देखें, सिंपली यहाँ से हाइड्रोजन आ जाता है इधर, और डबल बॉन्ड बन जाता है डबल सी, दोनों सी के दरमियान में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी इंटरचेंजेबल स्टेट्स होती हैं, और ये बीच में इनका एक कॉमन एनिडियोल बनता है जिसे आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या मैनोज बन सकता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज क्या हैं? ये आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ एक कार्बन में उनका फ़र्क आता है। ठीक है, तो ये वो वाले जो होती हैं शुगर्स, वो आइसोमर्स होती हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स जब आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं तो बीच में जो इनका एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एनिडियोल कहते हैं। अब जब ये बीच की जो स्टेज है एनिडियोल, ये एक हाईली रिएक्टिंग स्टेज है। ठीक है, और इसी वजह से शुगर्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करती हैं। ठीक है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। ठीक है, आपका हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन में, उसको हम एनोलाइजेशन कहते हैं। ये होता सिर्फ उन्हीं शुगर्स में है जिनमें एनोमेरिक कार्बन होता है और जिनके अंदर जो आइसोमर्स बनाते हैं या जो शुगर्स के दरम्यान में आइसोमराइजेशन हो रही होती है। ठीक है, तो वो एक रिजल्टिंग कॉमन इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं जिसको हम एनिडियोल कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम एनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर टुडे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हम आपके अगले लेक्चर से देखेंगे।